अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी है। सदर का एक इशू बना हुआ है, फिर हमने देखा है कि चीनी की कीमतें, बल्कि चीनी कई जगह पे दस्तयाब ही नहीं है, बिजली के बिल जो हैं उसके ऊपर बात करनी है, IMF के बारे में बात करनी है, और जो अब सियासी अरेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल आपसे, और वो परवेज़ इलाही के हवाले से है, क्योंकि आज परवेज़ इलाही को फिर से CTD ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको अरेस्ट नहीं करना, उनको छोड़ देना है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको अरेस्ट नहीं करना, उनको छोड़ देना है। और अदालत ने तो उनको मद्दू भी किया हुआ था, जो दोनों आपके जो IGs हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के IG को मद्दू किया हुआ था कल के लिए। तो क्या हो रहा है कि अदालतों का फ़ैसला माना नहीं जा रहा और इस तरीके से सियासी अरेस्ट हो रहे हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक अदालत ने फैसला दिया था उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जी। और जहाँ तक मैंने देखा है उसमें ये भी लिखा था कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है जी, बिल्कुल, तो उनको गिरफ़्तार न किया जाए। तो इससे पहले CTD ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया था, आज किया है जी, बिल्कुल, आज एक FIR के तहत। तो क्योंकि अदालत का ऐसा फैसला नहीं था कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, तो एक शायद रूम था, जगह थी पुलिस के पास कि जब उनके ख़िलाफ़ कोई FIR मौजूद है तो पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करती है, जो उन्होंने गिरफ़्तार किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये भी लिखा कि जी 6:22 पे उन्होंने कहा कि अदालत ने हुक्म कर दिया कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। फिर 6:30 पे उन्होंने कहा कि हमने गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखिए, ये इसका पस मंज़र ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो नाराज़ भी हुए कि जी कैसे आपने परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट कर लिया इस्लामाबाद पुलिस ने, जब हमने ऑर्डर्स दिए हुए थे कि इनको अरेस्ट नहीं करना, हम इनको रिलीज़ कर देते हैं। उनका ख़ास तौर पर ये था। और फिर पंजाब IG ने कहा कि जी आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंटेम्प्ट कमिटेड बाय माई टीम। अगर मेरी टीम ने तो कोई कमेटी नहीं किया कंटेम्प्ट, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में दोनों जो पुलिस के महकमे हैं, चाहे इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, इसमें आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को एक तरह से देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, कि अदालत के हुक्म क्या है और वो किस तरह अरेस्ट कर रहे हैं? देखें, 6:42 पर क्या हुआ और 6:30 पर क्या हुआ, ये मेरे इल्म में नहीं है। ये तो जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो फिर ये बात साबित होगी कि किस वक्त क्या हुआ। मेरे पास ये तफसीलात नहीं है। लेकिन मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो हुक्मनामा मैंने दिखा है उनकी रिहाई का, उसमें यही लिखा है कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो गिरफ़्तार करें। अब पुलिस के पास अगर कोई FIR मौजूद है तो पुलिस इस बात का उसको न इंतज़ार करना चाहिए, न इंतज़ार शायद किया कि जी वज़ीर इत्तलात की सोच इसके बारे में क्या है। दुनिया भर में जहाँ पर भी कोई मुकदमात होते हैं तो बहुत सारे काम ऑटोमेशन में होते हैं। ये नहीं होता कि जी लंदन में वज़ीर आज़म कहें कि जी फ़लाँ को क्यों गिरफ़्तार किया है। तो हमारा ये काम नहीं है कि रोज़मर्रा किसकी गिरफ़्तारी कैसे होती है। और ऐसे मुल्क में जहाँ पर अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि पिछले कुछ मुकदमात में तो ब्लैंकेट एक तरह से ये ज़मानतें भी मिली हैं। मैं उसकी तफसीलात नैब की आप बात करें, क्योंकि नैब की अदालत के अंदर तो अक्सर ज़मानत नहीं मिलती, मगर परवेज़ इलाही साहब को मिली, वो भी फ़िज़िकल रिमांड पे, उसकी बात करें। मैं हवाला नहीं दूंगा। सवाल ये, चूँकि आप केयर टेकर हुकूमत हैं और आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तमाम सियासी जमातों को, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक अहम सियासी रहनुमा हैं। तो अगर उनको एक केस में रिहा किया जाता है, फिर दूसरे केस में उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि लोग तो ये कहेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप उसको जैसे मर्जी देखें, मगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा तो लगेगा। देखें, जहाँ तक मुझे कानून का इल्म है उसमें जो बराबर और मसावी मौक़े देना तमाम सियासी जमातों को और उसको यकीनी बनाना, वो उस आइनी इदारे का काम है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है। और हम सब पाबंद हैं उसके अहकामात के। आपके इल्म में है कि बहुत सारी
सरकारी एहलकारों के तबादले हुए, पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र हुई, कुछ रोके कुछ तब्दील हुए। मेरी मालूमात के मुताबिक ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कोई अहकामात नहीं हो सकते जब तक इलेक्शन कमीशन उसकी मंजूरी ना दे। तो अगर कोई सियासी जमात महसूस करती है कि उनको बराबर मौके नहीं दिए जा रहे हैं और उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, तो उनके पास 3 रास्ते हैं। अदालत है, इलेक्शन कमीशन है और मीडिया है, जो आप मुझसे सवाल कर रही हैं। इसलिए चूंकि आप एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आए थे और वो था कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। ये जो है निगरान हुकूमत का एक आप समझ लें कि प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसीलिए मैं आपसे ये बार बार सवाल कर रही हूँ। सिर्फ परवेज़ इलाही की बात नहीं है, आप अली वज़ीर साहब की भी बात देखें तो उसके अंदर जो भी शिक्कें लगीं अली वज़ीर के ऊपर, वो ईमान हाज़िर मज़ारी के ऊपर भी लगीं। ईमान हाज़िर मज़ारी को शुक्र है कि उनको बेल हो गई, वो घर आ गई, मगर जब अली वज़ीर को अदालत में लाया गया तो उन्होंने कहा कि जो आपने कंप्लेनेंट मेरे कहा है कि जी कंप्लेनेंट मुझे मिला और उसने ये कहा कि जी टेरर फाइनेंसिंग के लिए अली वज़ीर साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी उसको मिला नहीं और हमने तो अपनी जो पार्टी बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि हम यहाँ पे अमन ला सकें। हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम अमन की बात करते हैं, तो हम क्यों टेरर फाइनेंसिंग करेंगे? तो फिर ये सवाल तो उठता है, जहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे, जिस मुल्क में भी होंगे, तो वो जमहूरी जो साख है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस पे भी सवाल उठेगा। देखिए, सियासी कैदी की इस्तिलाह जो है वो अहम है। हर सियासतदान जो गिरफ्तार हो किसी मुकदमे में, वो सियासी कैदी नहीं होता। अगर किसी शख्स ने, जो सियासतदान है, उस पर कोई मुकदमात हैं जिनकी नौयत सियासी नहीं है, तो सिर्फ सियासी कैदी की छतरी में उसको लपेटा नहीं जा सकता। मगर आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लातादाद सियासतदान हैं जिनके ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगाए गए जो उन्होंने कभी किए नहीं थे। अब अली वज़ीर और ईमान हाज़िर मज़ारी के ऊपर डकैती का इल्ज़ाम लगाया FIR के अंदर, और वो जज ने उसी वक्त मुस्तरद कर दिया क्योंकि सबको पता था कि झूठ है और वो प्रूव ही नहीं हो सका। तो जब ये एक्यूजेशंस प्रूव ही नहीं होते कोर्ट में और बार बार फिजिकल रिमांड पे, जुडिशल रिमांड पे इन लोगों को भेजा जाता है, तो फिर लोग कहते हैं तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर आप प्रूव ही नहीं कर सकते किसी भी केस को, ना आप उसके ऊपर तहकीकात कर सकते हैं, तहकीकात करने से पहले ही आप उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो सियासत ना करें। देखें, ये एक बयानिया है जो आप बता रही हैं। मैं किसी बयानिए के हक़ में या उसकी मुखालफत में बात नहीं करूँगा और न मुझे करनी चाहिए, न मेरे ये ओहदे का तकाजा है। आप मेरे सामने कोई सबूत ले आएँ कि इस निगरान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके किसी वज़ीर ने, वो मुकदमात जिनके बारे में आप कह रही हैं कि ये उनको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए या सियासत से बाहर करने के लिए किए जा रहे हैं, उसमें अगर हम मुलविस हैं तो वो आप ज़रूर हमें चैलेंज करें। अदालतें मौजूद हैं, अदालत ने आपने बताया कि अदालत ने ये कहा। अब अदालत के फैसले पर मैं तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। अदालत के फैसले पर तो ज़रूर आप नहीं कर सकते और कोई मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं कर सकते, मगर CTD और जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस ख़ास तौर पर, वो तो आपके मातहत है। CTD, पुलिस, FIA ज़रूर इंतज़ामिया के नीचे है जी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर उनके पास कोई FIR हो, कोई केस हो या कोई प्रोसेस चल रहा है तो हम उसको तेज़ कर दें या उसको स्लो डाउन कर दें, ये हमारा काम नहीं है। मगर आप उनसे ये तो पूछ सकते हैं कि जो आप एक्यूजेशंस उठा रहे हैं और लोगों के ऊपर बना रहे हैं वो आप कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रहे। आपने डकैती का जो है एक इल्ज़ाम लगाया, उसी वक्त जज ने जो है उठा के बाहर फेंक दिया, और दूसरी तरफ आप जो है टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं। टेरर फाइनेंसिंग में तो आपको पहले तलब करना होता है, उनसे पूछताछ करनी होती है, सीधा अरेस्ट तो नहीं कर लेते ना। देखें, जहाँ तक अदालत की बात है कि अदालत ने क्या कहा और अदालत में कोई चीज़ साबित नहीं हो रही, अदालत बहुत कुछ करती रही है। पाकिस्तान की अदालती तारीख को आप और आपके ख़ानदान से बेहतर कोई नहीं जानता, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज तक। तो मैं उस मोहल्ले में नहीं जाना चाहता जिसमें मैं मजबूर हूँ कि अदालती फ़ैसलों की जो क्वालिटी है
उस पर गुफ्तगू करूं। नहीं, अदालती फैसलों को तो हम छोड़ दें, मैं तो पुलिस की बात कर रही हूँ, क्योंकि पुलिस ही जो है चार्जेस बनाती है। देखें, पुलिस अच्छे काम भी करती है, पुलिस से ज्यादतियां भी होती हैं, मगर आपके मातहत है अभी। जी, लेकिन मैं जज नहीं हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ, मेरा एक महदूद अख्तियार है। और मैं अगर पुलिस से कहूँ कि जी फलां जो है वो सियासतदान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसके खिलाफ कोई FIR है, तो इसको बिल्कुल गिरफ्तार ना करें ताकि मुझ पे इल्ज़ाम ना लगे कि ये सियासी कैदी है। मैं उस मोहल्ले में जाना नहीं चाहता। चलिए ठीक है, उधर नहीं जाते, मगर देखें जमात इस्लामी की तरफ अगर आप आएँ तो जमात इस्लामी के जो लोग हैं उनके पर भी FIR जो हैं वो लॉन्च हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि वो बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। आप एक आम ब्यूरोक्रेट तो नहीं हैं, या आप एक ऐसे सियासतदान भी नहीं हैं जिनकी सेंसिटिविटी ना हो इन इश्यूज़ के ऊपर। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ही सहाफ़त करते रहे, बड़े अरसे से करते रहे, तो आपको पाकिस्तान की पल्स का पता है, यहाँ के इश्यूज़ का पता है। आप नहीं समझते कि लोगों को हक होना चाहिए अपनी बात करने का, लोगों को एहतजाज का हक होना चाहिए, और अगर एहतजाज का हक है तो वो क्यों नहीं एहतजाज कर सकते बिजली के बिलों के खिलाफ? क्यों उनके ऊपर FIR दर्ज होती है? बिल्कुल एहतजाज का हक है, पुरअमन एहतजाज का भी हक है, इजहार राय की भी आज़ादी है, लेकिन हमारी जो इजहार राय की आज़ादी है और जो इज्तिमा की आज़ादी है और जो एहतजाज की जो आज़ादी है वो तय है हमारे आइन और कानून में, उससे बाला नहीं है। तो जमात इस्लामी जो है उसे तजावज़ करके एहतजाज करी थी आपके नज़रिए में? मैं इस मफरूज़े पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की, सड़कें रास्ते बंद करने की जो सियासत है, ये पुरअमन एहतजाज में शामिल नहीं है। मगर चूंकि मैं जमात इस्लामी का मफरूज़ा इसलिए नहीं, चूंकि वो एहतजाज कर बैठे हैं, ये खबर बन चुकी है और उनके पर FIR भी कट चुकी है। आप वज़ीर इत्तलात हैं, आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त कटी, और क्या वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर होके पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे थे? देखें, बात यह है कि FIRs कटती हैं, अच्छी बुरी सही गलत माजी में भी हुई हैं, और मुस्तकबिल में भी इसकी कोई ज़मानत नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी झूठे मुकदमात बनते हैं और लोग सज़ाएं भी खा जाते हैं, तो इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में तो मैं कोई कह नहीं सकता कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत FIR दाखिल हुई है तो उनके पास बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। आपका रास्ता मौजूद है, आप मुझसे सवाल उठा रही हैं, अदालतें मौजूद हैं, और अगर सियासतदान हैं जैसा कि आपने कहा, तो अब तो हम एक निगरान दौर है, उसके अंदर इस हुकूमत के पास लामहदूद अख्तियार नहीं है। अभी आपके सामने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में पूरी काबीना जो है इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया, डी नोटिफाई कर दिए कि जी ये अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे थे। तो मैं तो तजावुज़ नहीं करना चाहूँगा अपने अख्तियार से, तो हमें तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना। आई अंडरस्टैंड कि यू आर वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप, मगर पाकिस्तान में इस वक्त जिस माहौल में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे कैसे इलेक्शंस होंगे, जबकि लोग जो हैं डरते हैं इन्हीं मुकदमात के बारे में जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी हम बाहर आएंगे, हम अपनी बात करेंगे तो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाएंगी, किसी के ऊपर डकैती की हो जाएगी, किसी के ऊपर टेरर फाइनेंसिंग की हो जाएगी, और हमने तो सिर्फ अपनी बात की होगी, फिर बाद में प्रूव किया जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो जज डिसाइड करेगा। तो आपने तो इलेक्शंस कराने हैं इस पाकिस्तान के अंदर, इस कैसा माहौल आप पैदा करेंगे कि लोग आके अपनी बात कर सकें, अपने इश्यूज को लोगों तक पहुंचा सकें, या अपनी आवाज जो है बुलंद कर सकें? हमने इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शंस निगरान तो करनी है, आपने निगरानी तो करनी है। नहीं, हमने निगरानी नहीं करनी, हमने इयानत करनी है, हमने मदद करनी है। हम इलेक्शन कमीशन के दस्तोबाजू हैं, हम बहुत सारे जो काम हैं, छोटे छोटे काम भी अब उनकी इजाज़त से करते हैं। जो सहूलियात इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उसमें जो कुछ हमें कहा जाएगा, जो तारीख वो देंगे उस पर हम उसको यकीनी बनाएंगे। तो यानी कि एक ऐसा माहौल पैदा करना जहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समझे कि वो कंफर्टेबल है इलेक्शंस की कैंपेन करने के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा
कि हमारा काम जो है वो कोई ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कोई सियासी जमात ये महसूस करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हम इंतज़ामी तौर पर पूरी कोशिश करेंगे, जब हम इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा तो आप देखेंगी कि कम से कम स्टेट मीडिया के लेवल पे जो मेरे ज़ेरे निगरानी होगा, हम तमाम जमातों को मसावी और मुनासिब जो ज़राए है वो फ़राहम करेंगे। इसी तरह से इंतज़ामी तौर पर किसी तौर पर ये नहीं होगा कि जी एक जमात को फेवर की जाए और दूसरे को ना की जाए। अलबत्ता मैं इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दे सकता कि अगर कोई फ़र्द या कोई लीडर, चाहे वो पार्टी का सरबराह हो, वो अपने लोगों को लेकर थानों पे हमला करे और जी वो मेट्रो को आग लगाए और जी वो फौजी तनसीबात पर हमला करे, तो उनको इसलिए हाथ न डाला जाए कि क्योंकि वो सियासतदान है और हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। तो अब जो मौजूदा सियासी सरगर्मियां होने वाली हैं, तो उसके हवाले से कोई सियासी जमातों से आपका कोई इरादा है कि आप उनसे राब्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से? देखें, सियासी सरगर्मी शुरू नहीं होगी, सियासी सरगर्मी जारी है। जलसे जुलूस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, लेकिन उसमें यकीनन शिद्दत आएगी जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान होगा। हम अगर किसी भी जमात के किसी लीडर को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर एज सच कोई मुशावरत करने का कोई इरादा नहीं है तमाम सियासी जमातों के साथ? देखिए, अभी हमने मुशावरत का फैसला नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर फैसला होगा तो वज़ीर आज़म साहब काबीना के अंदर इस मामले को लाएंगे और ऐसा फैसला होगा तो हम ज़रूर मुशावरत करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म साहब कराची गए थे, मुझे भी ले गए जी जी जी। तो उन्होंने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी कोई गुजारिशात थी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें, तो हम मुशावरत की MQM के साथ। वज़ीर आज़म साहब की स्पॉन्टेनियस मुशावरत जो है आप समझ रहे हैं कि वो जारी है, मगर एज सच एन ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं कंसल्टेशन हैज नॉट येट। अगर ज़रूरत होगी तो फिर होगी, तो ज़रूर करेंगे। और अगर कोई सियासी जमात ये कहेगी कि जी हम वज़ीर आज़म से या उसकी काबीना के अरकान से, मैं ज़ाती तौर पर आपको बता सकता हूँ कि एक निगरान वज़ीर इत्तलाआत के तौर पर मैं अपने साबिक तमाम तकरीबन वज़रा इत्तलाआत से मिला हूँ, वो जिनको मेरी शक्ल पसंद है, वो जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने उनके साथ, आप उनसे, मैं अभी ऑन कैमरा आपको नहीं बताना चाह रहा, रिकॉर्डिंग इस बातचीत के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हमने अपने किरदार से साबित करना है कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हम सबके साथ बराबर का हमारा सलूक होगा और इज्जत का सलूक होगा, ताकि सब लोगों के अंदर ये एहसास हो कि भाई ये वाकई संजीदा हैं कि आज़ादाना और मुनसिफाना। तो PTI के हवाले से भी आपका यही सलूक होगा? तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों के साथ ये सलूक है। अच्छा, अब आपने अच्छी बात कर दी रजिस्टर्ड सियासी जमातों, इसके ऊपर मेरा एक और भी सवाल है, मगर चूंकि आप सहाफ़ी भी रह चुके हैं, आपको पता है कि ब्रेक कितनी ज़रूरी होती है, तो इसके अंदर मैं एक ब्रेक छोटी सी शामिल करती हूँ और हम फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो निगरान वज़ीर इत्तलाआत जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब। सुलंगी साहब, अब जो अहम इशू है ना वो है सदर पाकिस्तान का। सदर पाकिस्तान ने 8 सितंबर को उनका टेन्योर जो है वो पूरा होना है। ये ख़बरें आ रही थी कि उनके कुछ ऐसे हलकों से, गैर सियासी हलकों से बातचीत हुई है, जिसके बाद उनको कहा गया है कि जी आप अब अपना इस्तीफ़ा दे दें 8 सितंबर को। आप वज़ीर इत्तलाआत हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, जो कि मीडिया पे तो क्या सराहियाँ हो रही हैं? देखें, एक मीडिया के कंज्यूमर के तौर पर ये ख़बरें मैंने भी देखी हैं और मुझे नहीं पता कि इस ख़बरों में लफ्ज़ के साथ दोनों तरफ से कोट मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे इनके ख़बर होने पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। सदर साहब किन हलकों से गुफ्तगू फरमाते रहे हैं माजी करीब में और आजकल किन हलकों से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उनके हल्का अहबाब में शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं, खबरें तो आप तक आ जाती होंगी।
मेरे पास इसी तरह की इत्तलात आती हैं गैर मुसद्दिका जो अभी आपने बयान फरमाई। मगर अगर सदर पाकिस्तान कंटिन्यू करते हैं 8 सितंबर के बाद, तो आपकी हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल होगी? चूँकि उन्होंने ये भी कहा है कि देखें मैं डेट दे सकता हूँ इलेक्शंस की, तो वुड यू बी कंफर्टेबल विद हिम? वज़ीर आज़म साहब ने कल जो गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इस बात को बहुत वाज़ेह कर दिया है और आईनी हकीकत यही है कि अगर सदर की मियाद ख़त्म होने तक उनका जो इंतखाब है वो नहीं होता अगले सदर का, तो आइन के मुताबिक वो उस वक्त तक रह सकते हैं जब तक नया सदर मुंतखब। वो तो आइन हो गया। आपकी हुकूमत जो है उनसे कंफर्टेबल होगी? क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि जी हम आपको आइन के मुताबिक इलेक्शंस की डेट देनी चाहिए, माजी में कह चुके हैं, और उनका ये एक मौक़िफ़ है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, नवंबर के अंदर। हम आइन के साथ कंफर्टेबल हैं। आइन के अंदर क्योंकि उनको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो मियाद पूरी होने के बाद भी सदर के तौर पर बरकरार रह सकते हैं जब तक नया सदर मुंतखब ना हो जाए, तो हमारी जो कंफर्ट है वो आइन और कानून के साथ है, किसी फ़र्द के साथ नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जो है एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा है कि सदर को इख्तियार है 48 शिक कॉन्स्टिट्यूशन की शिक 5 कि आप पूरी तरीके से जो है आप आइन की पासदारी करें और आप जो इलेक्शंस की डेट है वो दे दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुल्कगीर हड़ताल करेंगे 9 सितंबर को। अब सवाल ये है कि जो वकीलों की हड़ताल होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला जो है ये क्राइसिस की तरफ जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म का कोई बुरहान नहीं है। वकला की तंजीमें वो कोई भी बयान दे सकती हैं, कोई भी जो पुरअमन एहतजाज जो बनता है आइन और कानून के तहत वो उनका हक है। जब तक वो पुरतशद्दुद कोई सरगर्मी ना करें तब तक मुझे तो कोई इसमें मसला नज़र नहीं आता। अलबत्ता जो आइन के एक ख़ास आर्टिकल की तशरीह की जो आप बात कर रहे हैं, जी, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई इत्तेफाक राय है। जो मैंने मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन या कानून दानों की बात सुनी है तो इससे मुख्तलिफ बात भी है, लेकिन वो क्या है? मुख्तलिफ बात क्या है? मैं वकील और कानूनदान की टोपी नहीं पहनना चाहता। मगर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि आप केयरटेकर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि सदर का इख्तियार है कि नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। जो मैंने सुना है जो मुतल्लिका हल्के हैं उनसे, वो यही है कि जो पिछली हुकूमत थी उसके दौर में मुश्तरका मफादात काउंसिल ने जब ये इत्तफाक राय से फ़ैसला कर लिया कि 2023 की मरदमशुमारी को सरकारी मान लिया जाए जी, और पिछली हुकूमत ने उसको सरकारी तौर पर नोटिफाई कर दिया जी, तो उसके बाद आइन का एक और आर्टिकल है 51 जी, ठीक वो इन्वोक हो जाता है, जिसके अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शंस आखिरी सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा मरदमशुमारी के बुनियाद पर होंगे। ठीक, ये बहुत वाज़ेह लिखा है। तो आपकी नज़र में तो जब तक क्योंकि उसमें ये लिखा है जी कि इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन कराएगा तो वो पहले आर्टिकल 51 को खोल के पढ़ेगा। ठीक है, उसमें लिखा है कि इलेक्शंस आखिरी लास्ट ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस वो 2023 का है, तो 2023 पे अगर आप पाबंद हैं इलेक्शन कराने के तो फिर आप डीलिमिटेशन पर भी पाबंद हैं। अब डीलिमिटेशन में कुछ मजबूरियां हैं, वो ये हैं कि आप सूबों की जो सूबों के पास जो तादाद है कौमी असम्बली के अरकान की और वफाकी कैपिटल टेरिटरी की, उसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि वो आइन के लिखी है, आइन के अंदर लिखी है। लेकिन वो तादाद तब्दील किए बगैर बाकी जो डिलिमिटेशन है, हल्काबंदी है कि कितने लोगों पर कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी, वो तो आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का ख्याल यही है कि वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कराने का वाहिद आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन है और हम उसके साथ खड़े हैं।
चूँकि आपकी इलेक्शन कमीशन से बात भी होती रहती है और निगरान हुकूमत ने इलेक्शंस को की आप एक तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, आपका अपनी क्या असेसमेंट है कि इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? देखें, मैं इस पे बहुत ज़्यादा क्या राय नहीं करना चाहता, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर, वज़ीर के तौर पर नहीं, आम आदमी के तौर पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि वो फास्ट ट्रैक पे 30 नवंबर तक करा देंगे हल्का बंदियों का काम, एतराज़ वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल करके। और इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा है कि जब इलेक्शन का आप ऐलान करेंगे तो तमाम सियासी जमातों को सियासी मुहिम के लिए कम से कम 54 दिन चाहिए। ठीक है। तो अगर आप 30 नवंबर के बाद 54 दिन इसमें शामिल करें तो आप कोई फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तो अंदाजा मेरा ये है, लेकिन मेरा अख्तियार नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत वजाहत अंदाजा आपका यही है कि फरवरी के या पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे। मेरा अंदाजा यही। ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि आम इंतखाबात फरवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में ना हो और जो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं मार्च के अंदर उनको एक तरीके से मुलतवी कर दिया जाए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए? क्या निगरान हुकूमत इस हवाले से कुछ सोच रही है कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि सेनेट इलेक्शंस मुलतवी हो जाए? देखें, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये ऐन मुमकिन है कि कोई मेटेओराइट आए और आपके या मेरे सर पर आकर गिरे। इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। मगर कोई गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से? ये खदशा हमारे जहन में नहीं है। जो ख़तरा है नहीं उसके बारे में हम पहले से पेशबंदी करके जो है वो प्लानिंग करें, वो हमें ठीक नहीं लगता। चीनी की अगर इशू के ऊपर आ जाएं, चूँकि इस वक्त चीनी का बहरान भी है, चीनी बहुत महंगी भी है, आपने अपनी तहकीकात की होंगी कि ये चीनी का बहरान कैसे पैदा हुआ, तो क्या निकला है उस तहकीकात में? देखें, वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, और इस हवाले से अगर मैं बहुत ही थोड़ी सी मालूमात आपको दूं तो इसका खदशा बढ़ जाएगा कि लोग जो है वो पूरी तरह से आगाह नहीं होंगे। कुछ चीज़ों का आपको पता है, कार्टेल्स का आपको पता है, इस चीज़ का आपको पता है कि किस तरीके से शुगर मिल्स जो हैं वो क्रशिंग जो है वो ऐलान किस तारीख का करती हैं, फिर उसमें ताख़ीर करती हैं आपको, और ये भी सट्टाबाजी, उसमें एक जो एक कार्टलाइजेशन जो है वो भी मौजूद है। मेरी मालूमात के मुताबिक मुल्क के अंदर जितनी ज़रूरियात हैं उसके स्टॉक्स मौजूद हैं। मेरी मालूमात यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की गई है बहुत सारी जगहों पे, और उसकी बुनियाद पे आप एक मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ा रहे हैं। स्मगलिंग का मामला जो है वो भी मौजूद है। अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना भी करें, लेकिन अगर स्मगलिंग हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है। ये कहाँ से हो रही है? ईरान बॉर्डर पे? मैं बॉर्डर का नाम नहीं लूँगा और न मैं किसी मुल्क का नाम लूँगा, ये मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन स्मगलिंग की काफ़ी क्रेडिबल इतलात हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने देखा है कि दो जमातों ने अपने एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात लगाने सील भी फंसाए हैं। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमने इन जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन कराने हैं। तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि अलिफ ठीक कर रहा है, कह रहा है, मगर आप मसले के ऊपर कंट्रोल तो फिर आपने करना ही है ना, तो वो हमें करना है। क्या करेंगे आप? वो जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है, जल्दी हो रहा है। ठीक है। सट्टाबाजी का क्या करेंगे आप? हर मसले का कुछ ना कुछ हल होगा। ये दुरुस्त है कि हमारा अख्तियार महदूद है और हम महदूद वक्त के लिए हैं, लेकिन हम बेबस नहीं हैं, हम मफलूज नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर नहीं डालेंगे। जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे, और अगले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कीमतें जो आसमान से जाकर लगी हैं उसमें जो जो अवामिल हैं, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले हैं, सट्टाबाजी वाले हैं, स्मगलिंग वाले हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन होगा और ज़ोरदार होगा। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम खबर दी है।
प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आए, निजकारी के ऊपर, क्या हुकूमत के ऐसे प्लान्स हैं कि पीआईए की निजकारी हो जाए? देखिए, मैं किसी खास इदारे का नाम नहीं लूँगा, एक जनरल पॉलिसी है। वो क्या है? वो इदारे जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे थे और जिसके लिए एम्पावर कर गई है पिछली पार्लियामान भी और हुकूमत भी, वो निजकारी का अमल हम बिल्कुल करेंगे। आप एक सहाफ़ी थे, तो इसलिए भी उम्मीद होती है कि जब आप जैसे लोग जो सेंसिटाइज्ड हैं वो वज़ीर इत्तलात बनेंगे तो कम अज़ कम सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। इमरान रियाज खान आज तक गायब हैं, मिले नहीं, वो कहाँ गए? इसके बारे में लोग आपसे पूछते हैं। मेरे पास उनकी न गिरफ्तारी या हिरासत या गुमशुदगी, मुझे नहीं पता कि वो किस कैटेगरी में फ़ाल करते हैं। गुमशुदा हैं वो जी, लेकिन 11:30 बजे उनको छोड़ा गया जेल के बाहर से, वहाँ से वो लापता हैं। सीसीटीवी फुटेज उसके हवाले से अदालत में पेश की गई। देखिए, इसको कई महीने हो चुके हैं ना, मतलब आपने दरियाफ्त किया जब आप वजीर बने कि जी वो किधर गए? देखिए मेरी प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी प्लेट पे सिर्फ इमरान रियाज नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने तो अभी पूरी जो वजारत इत्तलात के जो महकमे हैं उनकी ब्रीफिंग भी नहीं ली, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि वज़ीर इत्तलात की जो मुश्किलात हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म का भी दिफा करना है और 50 चीज़ों में भी काम करना है। तो इस हवाले से कोई खबर नहीं है कि वो अभी तक मेरे पास अगर कोई मुसद्दिका मालूमात हो तो मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपके मालूमात के जो ज़राए हैं वो मुझे यकीन है कि वज़ीर इत्तलात तक महदूद नहीं है। सुलंगी साहब, एक अहम इशू जो है वो IMF का है। ये कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत जो है IMF के पास गई, उन्होंने कहा कि बिजली बिलों के हवाले से बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को, आप जो है उसके अंदर सब्सिडीज़ के हवाले से कुछ नज़रसानी कर लें, मगर IMF ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जी 15 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा रुपीज़ का अगर हम सब्सिडी दें, जबकि आपकी अपनी जो वर्किंग थी वो 6.5 बिलियन रुपीज़ की थी। तो क्या दुरुस्त है कि IMF ने मुस्तरद कर दिया आपका प्लान और अब बिजली के बिलों के ऊपर कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी आवाम को? मेरी मालूमात के मुताबिक ये ख़बर हकीकत पर मबनी नहीं है कि IMF ने जो हमारी जो बातचीत थी उसको मुस्तरद किया है। तो फिर क्या हो रहा है? IMF के साथ एक कंटिन्यूइंग डिस्कशंस हैं, और इसी वजह से हमने जो इक़दामात हैं उनका ऐलान नहीं किया कि हम नहीं चाहते थे कि हम किसी चीज़ का ऐलान करें और एक सतर की ख़बर वाशिंगटन DC डेडलाइन से आए और मुल्क में लोग मज़ीद मायूस हों। तो वो गुफ्तगू अभी जारी है, मैं उनकी उस गुफ्तगू की तफसीलात में नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमारी कमिटमेंट ना होती कि लोगों को हमने रिलीफ देना है तो फिर हम ये मुज़ाकरात उनके साथ करते नहीं। कि हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना है और उनकी टीम जो है और वज़ारत तवानाई, हम मुसलसल ये आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से हमारे काबीना का और ख़ुद मेरा जो वक्त है वो ज़्यादातर उन ब्रीफिंग्स और मीटिंग्स में गुजर रहा है जो वज़ारत ख़ज़ाना से, वज़ारत तवानाई। मगर फ़िलहाल कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, हम पेटी कस लें अपनी? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। मुझे बहुत तवक्को है कि हम लोगों को न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर कुछ रिलीफ देंगे, दरमियाने दर्जे के सब्सिडीज के फॉर्म में कि किसी मैं और? उसकी तफसीलात नहीं बता सकता। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। मगर चूंकि आपने वज़ीर ख़ज़ाना का जिक्र किया तो हमने देखा कि हाल ही में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिले, लाहौर में भी मिले, कराची में भी मिले, तो क्या वजह है कि वज़ीर ख़ज़ाना नहीं मिली उनसे? ख़ुद आर्मी चीफ को क्यों जाना पड़ा बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करने के लिए? मेरे ख्याल में आपकी मालूमात इस हद तक दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ आर्मी चीफ ने जाके, मगर वो मिले तो सही, आर्मी चीफ मिले तो सही। पहले वज़ीर आज़म मिले, वज़ीर आज़म मेरे साथ कराची गए थे, मैं उनके साथ गया था। ऑल द मोर रीज़न के क्या उनकी बात से मुतमईन नहीं हुए तो फिर आर्मी चीफ साहब को मिलना पड़ा? देखें, आर्मी चीफ ने किससे मुलाकात की और क्यों की, उसके बारे में आपसे बेहतर किसको मालूम है कि ये मालूमात आपको कहाँ से मिल सकती है। मेरे पास वही मालूमात हैं जो आपने अखबारों में पढ़ी हैं या टीवी पे कुछ लोगों ने आकर कही हैं, क्योंकि मेरे पास मुसद्दिका मालूमात नहीं है
नहीं, वो मालूमात की बात नहीं, वो तो ऐसा है कि अगर आर्मी चीफ जाके मिल रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है, वजीर खजाना के बास मिल रहे हैं जी, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने मेरे सामने 2 लार्ज गैदरिंग्स की गवर्नर हाउस में, स्मॉल ट्रेडर्स से भी मिले, बिग बिजनेस के लोगों से भी मिले, और वो मुसलसल इसके अलावा भी पिछले 2-3 रोज़ में जो अहम लोग हैं प्राइवेट सेक्टर से उनसे भी मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर जो हुकूमत है उसके जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, वो मिलते हैं इन मसाइल के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी जो लोग हैं वो उससे बिल्कुल लाताल्लुक रह सकते हैं? तो ये हमारे यहाँ एक रिवायत रही है, आर्मी चीफ गए हैं, लोगों से मिले हैं, इस तरीके से खुल के मिलना, तो उम्मीद की जा रही थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट कम से कम माशी मामलात को खुद संभाल लेगी, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो GHQ से बाहर निकलें और इस तरह लोगों से मिलें, चूँकि इसके ऊपर जाहिर है एक जमहूरी आप ये जब करेंगे कि ज़रूरत महसूस नहीं हुई जी, आप उसमें कुछ मफरूज़े बयान करेंगे कि इसके पीछे जो मफरूज़ा है वो ये है कि क्योंकि हमसे संभाला नहीं गया तो हमने आर्मी तज्जिया तो यही हो रहा है जी। देखें, आप आज़ाद लोग हैं, तज्जिया करने की आपको मुकम्मल इजाज़त है, आज़ादी है, लेकिन आपके तज्जिए से इत्तफाक करना मेरे लिए ठीक है, फेयर एनफ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपने हमारे बड़े तल्ख सवालों का जो है बड़े एहतराम से जो है और बड़े सब्र से आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।